इंदौर के पंडरीनाथ थाना क्षेत्र में हुई 29,65,हजार रुपए की सनसनीखेज लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले का मास्टरमाइंड एक रिटायर्ड आर्मी मैन निकला, जिसने अपने साथियों के साथ मिलकर वारदात की साजिश रची थी। लूट के बाद आरोपी राजस्थान के प्रसिद्ध सावरिया सेठ मंदिर पहुंचे और 1,11,000 रुपए का चढ़ावा चढ़ाया। इसके बाद फरारी के दौरान पुलिस ने महाराष्ट्र, राजस्थान समेत कई राज्यों में दबिश देकर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 22,50,000 रुपए नकद और लूट की रकम से खरीदी गई 2.5 लाख रुपए की कार भी बरामद की है। 24 मई को पंडरीनाथ थाना क्षेत्र में स्क्रैप कारोबारी मुकुल अग्रवाल की कलेक्शन एजेंसी के कर्मचारी से 29,65,000 रुपए की लूट हुई थी। दरअसल आपको बता दें कि घटना के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर तंत्र की मदद से जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस को कई अहम सुराग मिले, जिनके आधार पर आरोपियों तक पहुंच बनाई गई। जांच में सामने आया कि इस पूरी वारदात का मास्टरमाइंड रिटायर्ड आर्मी मैन चंद्रशेखर मुकाती था। वह सीधे तौर पर स्क्रैप कारोबारी के यहाँ कार्यरत नहीं था, लेकिन एक अन्य कारोबारी के यहाँ काम करने के दौरान उसे मुकुल अग्रवाल के कारोबार, कलेक्शन सिस्टम और रोजाना होने वाले बड़े लेन देन की जानकारी थी। इसी जानकारी के आधार पर उसने अपने साथी प्रवीण, अमर, फिरोज और कपिल भंडारी के साथ मिलकर लूट की योजना बनाई। पुलिस के मुताबिक आर्थिक तंगी और महंगे शौक पूरे करने के लिए आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि वारदात के बाद आरोपी राजस्थान स्थित सावरिया सेठ मंदिर पहुंचे थे, जहां उन्होंने 1,11,000 रुपए का चढ़ावा चढ़ाया। इसके बाद आरोपी अलग अलग राज्यों में छिपते रहे, लेकिन पुलिस ने लगातार दबिश देकर सभी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों को निशानदेही पर लूट की रकम से खरीदी गई करीब 2.5 लाख रुपए की कार भी जब्त की गई। पुलिस अब तक लूटी गई 29,65,000 रुपए की राशि में से 22,50,000 रुपए नकद बरामद कर चुकी है। मामले में अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है और पुलिस शेष रकम की बरामदगी के प्रयास में जुटी हुई है। ये घटनाक्रम 11 जून को शाम को 8:25 पर हुआ था। थाना पंडरीनाथ क्षेत्र में एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें एक जो मुकुल अग्रवाल नाम के व्यक्ति हैं, ये जा रहे थे। इनके पास कलेक्शन का कैश पैसा था 29.65 लाख रुपीज़, 29.65 लाख रुपए थे इनके पास। एक बैग में इन्होंने रखा हुआ था। दो लोगों ने इनको इंटरसेप्ट किया एक हीरो माइस्ट्रो गाड़ी से, और वहाँ से इनसे बैग छीन के वो फरार हो गए थे। उसके पश्चात पुलिस ने इसमें अपनी कार्रवाई प्रारंभ की, और ऐसे मामलों में बहुत तेज़ी से, तत्परता से और एक कमिटेड टीम लगा के यहाँ पे कार्रवाई की जाती है। संबंधित क्षेत्र की जो डीसीपी जोन 4 हैं, वो इसको पूरा लीड कर रहे थे। हमारे जो टीम के लोग हैं, उन्होंने उसमें कार्रवाई प्रारंभ करते हुए आगे इसको डेवलप किया, और कई तरह के तकनीकी और जो ऑन ग्राउंड इंटेलिजेंस होती है कि कैसे इन लोगों का मूवमेंट हुआ, किस तरफ से आए थे, कैसे गए, उसको डेवलप करते करते फिर इसमें ज़ीरो इन किया गया, और इसमें 2 व्यक्ति चिन्हित हुए। इसमें एक प्रवीण भंडारी नाम का व्यक्ति है जो घटनाक्रम करते समय वहाँ पर मौजूद था। दूसरा व्यक्ति एक चंद्रशेखर मुकाती चिन्हित हुआ, जिसके द्वारा ये पता चला कि ये व्यक्ति जो फरियादी हैं मुकुल अग्रवाल, उनसे जुड़े हुए एक अन्य व्यक्ति हैं जो खुद स्क्रैप का कारोबार करते हैं। नाम मैं जानबूझ उनका नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि उनका कोई ऐसा डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उनके यहाँ कार्य करता था, तो वहाँ से चंद्रशेखर मुकाती ने ये इनपुट प्रवीण भंडारी को दिया था कि ये मुकुल अग्रवाल नाम का व्यक्ति, ये जो है ये यंग है, मुझे लगता है कि अर्ली 20s में इनका एक ग्रुप होगा, और शायद इन्होंने उनका पर्सनालिटी आंकलन या ऐसा किया होगा कि ये डोसाइल टाइप का व्यक्ति है, इसको बहुत जल्दी ये जो है डरा धमका कर उससे कर लेंगे जो लूट पाट की घटना, ऐसा इसको फीडबैक दिया था। और इसमें जो प्रवीण है और जो चंद्रशेखर मुकाती है, ये प्रदेश से बाहर गोवा में एक साथ एक दूसरे के साथ ये कार्य कर चुके हैं। एक शोरूम पे ये कार्य करते थे। वहाँ जो है चंद्रशेखर जो है ये वहाँ पे सिक्योरिटी रिलेटेड कार्य करते थे, और प्रवीण भंडारी मूलतः एक ड्राइवर है। इन दोनों का पहले से ही संपर्क था। इन दोनों को कुछ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस थी, इनको पैसों की आवश्यकता थी, तो इन लोगों ने ये चीज़ हैच किया। इसमें एक अमर सूर्यवंशी नाम का व्यक्ति बाद में शामिल हुआ। जो घटनाक्रम जिन्होंने किया 2 व्यक्ति, उसमें प्रवीण भंडारी और अमर सूर्यवंशी शामिल थे। और उसके बाद ये लोग तितर बितर हो गए और पैसे इधर उधर करने का इन्होंने प्रयास किया। सबके हिस्से इसमें डिसाइडेड थे। इसमें 2 अन्य व्यक्तियों को, इन 3 के अलावा, हमने हिरासत में लिया है। एक फिरोज़ नाम का व्यक्ति है जिसने गाड़ी इनको दी थी, और पाँचवां व्यक्ति कपिल भंडारी है जिसने इन आरोपियों को प्रश्रय दिया था, आश्रय दिया था। तो इसमें इस करते हुए इस पूरे घटनाक्रम को कंक्लूड किया गया है। इसमें 22.5 लाख रुपए पुलिस ने कैश बरामद किया है, और इसमें से आरोपियों ने एक i20 कार खरीद ली थी लगभग 2.5 लाख रुपए की, वो भी बरामद की गई है। लगभग 4 लाख 60,000 के आसपास पैसा इसमें जो बचा हुआ है, उसमें ऐसा पता चला है कुछ ज्वेलरी, कुछ कपड़े वगैरह इन्होंने खरीदे हैं। तो आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। इसमें आगे जब उनको रिमांड पे लेके
और वो भी बरामदगी के प्रयास किए जाएंगे। इसमें टीमों का जो ग्राउंड वर्क रहा है, जो मूवमेंट इन्होंने किया है, जो प्रदेश के बाहर भी जो मूवमेंट हुआ है और जिस तरह से किया है वो काफ़ी कमेंडेबल काम किया है। लगभग 30 लोगों की जो पूरी टीम लगाई गई थी, तो दिन रात मेहनत करके, और टारगेट भी यही था कि इनको किसी भी तरह छोड़ना नहीं है। और इसी से जुड़े हुए एक व्यक्ति की पिछले साल भी इस तरह की घटना हुई थी, जिसमें 7 लाख रुपए स्क्रैप व्यापारी से लूट लिए गए थे। उसमें भी 3 आरोपी अरेस्ट किए गए थे और सारे पैसे उसमें भी रिकवर किए गए थे। इस तरह की घटनाओं में जैसा पुलिस को कमिटेड तौर पे एक टीम बना के और बिल्कुल डेडिकेटेड तौर पे बिना किसी चीज़ से डिस्टर्ब हुए कार्य करना चाहिए, उसी तरह से यहाँ पे कार्य किया जाता है। और ऐसे कोई भी अपराध अनडिटेक्टेड नहीं छोड़े जाते हैं। 1-2 दिन 3 दिन के अंदर ही इसको क्लियर किया जाता है और आरोपियों पे प्रभावी कार्रवाई की जाती है। ये पैसा किसी एक के पास था? इतने सारे जो केस था, कोई एक किसी ने डिस्ट्रीब्यूशन था, जैसे पहले डिसाइड हुआ था उसी प्रकार से इनका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। और कार के पीछे की वजह से कि I-20 जो गया था, क्या कोई बाहर जाके बड़ी वारदात? प्लानिंग ये थी कि क्योंकि उनको ये अभी तक 2 व्हीलर पे थे, तो इनका पहला ये था कि ये 4 व्हीलर खरीदें, और उसके पश्चात क्योंकि जिस तरह की इनकी स्थिति है, और इसमें ऐसा भी पता चला कि एक आरोपी इसमें क्रिप्टो करेंसी वगैरह के भी उसमें इन्वॉल्व था, तो उसमें भी उसको लॉस हुआ होगा। तो हो सकता है कि इसके बाद ये आगे बढ़ के भी, क्योंकि प्रदेश के बाहर भी इनके मूवमेंट हुए ही हैं, तो उस गाड़ी से भी ये आपराधिक गतिविधि को अंजाम देते। सर, पैसों की किस तरीके की आवश्यकता थी? घर में कोई बीमार था या किस तरीके की परेशानियां हैं, उसकी आर्थिक स्थिति खराब या लग्जरी लाइफस्टाइल? दोनों ही तरह की स्थितियां थी पैसों की, क्योंकि कुछ तो इनको, जैसा मैंने कहा कि ये गोवा में कार्य करते थे, इनके लाइफस्टाइल एक पर्टिकुलर टाइप की रही होगी, और ये क्रिप्टो करेंसी वगैरह में इन्वेस्ट करते थे, तो उसमें जो अप एंड डाउन के पे वो हुए होंगे, तो उसमें भी इनको लॉस हुआ था। तो इसको लग के ओवरऑल जो पैसों की आवश्यकता थी, उसके अनुसार जो मुख्य 2 कर्ता धर्ता हैं, प्रवीण भंडारी और दूसरा व्यक्ति है, इनके द्वारा ये डिसाइड किया गया था। कहाँ इनकी तलाश की? और प्रोफाइल जो प्राइमा फेसाई देखा गया है प्रवीण भंडारी का, इसके फ़िलहाल अपने जो उसमें है आपराधिक पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नज़र नहीं आया, पर उसको और थॉरोली एग्जामिन किया जा रहा है। अमर सूर्यवंशी जो दूसरा व्यक्ति शामिल था, उसके लगभग 10 आपराधिक रिकॉर्ड हैं और मूलतः परदेसीपुरा थाना क्षेत्र का रहने वाला है। फरारी कहाँ आती है? कहाँ तलाश कैसे गई है? टीम इसमें हमने राजस्थान, महाराष्ट्र भी भेजी अपने प्रदेश के अलावा। सर, इन्होंने कार कहाँ से खरीदी थी और ज्वेलरी खरीदना बताया आपने? ज्वेलरी खरीदी तो कहाँ से खरीदी थी, किसके लिए खरीदी, कुछ बता रहे थे? कार पे अभी बात हो गई है, कार इन्होंने खरीदी थी और एग्जैक्ट डिटेल हम आपको बता देंगे। और उसके साथ साथ ज्वेलरी अब स्वयं इन्होंने खरीदी थी, अब किसके लिए खरीदी थी ये अभी इन्वेस्टिगेशन और विस्तृत पूछताछ का हिस्सा होगा। सर, ये आर्मी में बताया जा रहा है कि रिटायर आर्मी से रिटायर्ड है, क्या है? जैसा मैंने बताया कि इसमें हमने 5 व्यक्तियों को लिया है हिरासत में, जिन पे कार्रवाई की है। 2 जो घटनाक्रम पे वहाँ पे मौजूद थे, एक व्यक्ति जो जिस व्यक्ति के साथ घटनाक्रम हो उससे जुड़े हुए एक व्यक्ति के यहाँ कार्य करता था, उसने टिप ऑफ किया था। 2 व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रश्रय, आश्रय या इनको संसाधन मुहैया कराने का कार्य किया था। जैसे एक व्यक्ति ने इनको हीरो माइस्ट्रो गाड़ी उपलब्ध कराई थी और एक व्यक्ति ने इनको आश्रय दिया था। सभी को राउंड अप कर देगा और आगे इसमें पूछताछ करके कार्रवाई करेंगे। भागीरथपुरा में दूषित पानी कांड की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि अब इंदौर के वार्ड क्रमांक 16 के अहिल्या नगर में भी वैसा ही मामला सामने आ गया है। इलाके के एकमात्र बोरवेल में सीवरेज का पानी मिलने से दूषित पानी घरों तक पहुंच गया, जिससे पीने के बाद बच्चों सहित कई लोग बीमार पड़ गए। सूचना मिलते ही नगर निगम अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन रहवासियों का गुस्सा साफ नजर आया। लोगों का आरोप है कि समय रहते निगरानी और जांच होती तो यह स्थिति पैदा नहीं होती। मौके पर पहुंचे अधिकारी ने मीडिया से चर्चा में बताया कि वार्ड 16 में नर्मदा नहीं है, इस वजह से पंचायत के समय का बोर इस्तेमाल में लिया जा रहा है। यही पानी खराब होने की सूचना है। जांच करने पर पता चला है कि बोर के पास से ही सीवर लाइन जा रही है और ये सभी लाइन पंचायत के समय का है। फिलहाल अतिरिक्त बोर करवाया जा रहा है और तब तक टैंकर लगाए गए हैं। वहीं निगमायुक्त क्षितिज सिंघल ने बताया कि मौके पर टीम पहुंची है और आवश्यकता अनुसार टैंकर से पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है। बोरवेल भी पुराना है तो उस पर जांच कर नया बोरवेल बनाया जाएगा। बीमार होने की भी सूचना है, इस पर जानकारी निकाली जा रही है कि प्राथमिक तौर पर एक बच्चे के बीमार होने की सूचना है, उसकी जांच की जा रही है। बताइए कौन कौन बीमार हुआ? हमारे छोटे छोटे दोनों बच्चे हैं, उनको दस्त उल्टी लग रही है पानी खराब आने से बोरिंग के। तो घर में कम से पानी कम कब से खराब आ रहा है? ये हफ्ते भर से ऊपर हो गए। हाँ। और बड़े भी लोग आता है तो गंदा आता है पानी के घर। हाँ बांस आ रही बहुत। कितने लोग बीमार हुए पानी? अरे कम से कम कॉलोनी में हर घर में आपको दो चार लोग मिलेंगे। आपका नाम? रेखा श्रीवास।
माता जी क्या बीमार पड़े हैं आप लोग, किस चीज से पड़े? ये पानी से 8 दिन से पानी खराब आ रहा था और है ना ये हम सोचे कि ऐसे होएगा, चलो होएगा, पी रहे थे, लेकिन है ना परसों से नहीं ज़्यादा पानी, ऐसा गंदगी इतना कि उल्टी दस्त, छोरी का खूब दस्त उल्टी लगे मेरे। कितने लोग बीमार हुए घर में? अब 3 जने, ये लड़का पोता है मेरा, देखो हालत कैसे हो रही है, और एक छोरी है 4 साल की, वो भी बीमार है, बार बार दस्त लग रहे हैं उसको, बार बार उल्टी हो रही है। आसपास के लोगों को भी कुछ हुआ? हाँ सबका हो रहा है, एक तरफ से सब बीमार पड़ रहे हैं, कौन का पेट दुख रहा है, कौन का जीव घबरा, कौन को उल्टी हो रही है। अस्पताल ले जाना पड़ा कई लोगों को? अस्पताल तो अभी 2-3 दिन से तो मालूम पड़ रहा कि ऐसा हो रहा है। अबे अपन पी रहे थे, हमको क्या मानो कि काहे का पानी आ आपका रहा नाम है। मेरा चंपा वर्मा। एक वार्ड 16 में एक शिकायत आई थी कि पुराना जो बोरवेल है, शायद पंचायत के समय का जो बोरवेल है, उसमें कुछ कंटामिनेशन का इशू रिपोर्ट हुआ था। तो हमारे अपर आयुक्त साहब टीम भी वहाँ गई थी, चेक किया है। आवश्यकता अनुसार अगर वहाँ टैंकर से भी उपलब्ध कराया जाएगा, और यदि क्योंकि अगर टैंकर में कोई प्रॉब्लम, जो बोरवेल है पुराना है, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको बंद करके हम लोग फ्रेश बोरवेल भी यदि आवश्यकता होगी वो दी जाएगी। कई लोगों के बीमार होने की भी सूचना है, इस तरह का कोई कंफर्मेशन मिली है वहाँ पे या? देखिए उसका हम लोग एक डिटेल ले रहे हैं कि अगर बीमार हैं तो कौन कौन हैं, और उसके हिसाब से हम आगे कार्रवाई करेंगे। एक प्राथमिक रूप से एक बच्ची का बताया है, उसकी डिटेल लेके उसका चेक किया जाएगा। क्षेत्र में भी एक दूसरे के सोने का मामला सामने आया है, क्या कुछ कार्रवाई नगर निगम की तरफ से की गई है, और कहाँ का ये पूरा प्रकरण? देखिए, छोटा बांगड़दा वार्ड 16, ये हमारे इंदौर शहर के अंदर 29 गांव में आया हुआ क्षेत्र है। वहां पर आज भी नर्मदा का नेटवर्क नहीं है। एक किसी बोरिंग का विषय है, उस बोरिंग में, वो बोरिंग भी पंचायत के समय का करा हुआ है, और उसी के पास में पंचायत के समय की कोई सीवरेज लाइन डली हुई है। इस क्षेत्र में आज भी विकास की आवश्यकता है, इसीलिए हमारे यशस्वी महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव जी ने जब इस परिषद में आए तो जो ये 29 गांव से आया हुआ क्षेत्र था, इसमें डेवलपमेंट की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी। तो जो शहर के अंदर वार्डों के अंदर अगर 1 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, तो इन 29 गांवों के एरिया के अंदर हमने 5 करोड़ रुपए का बजट रखा। यहाँ पर जो नर्मदा का इशू है, उसके लिए हम वहाँ पर टंकी का टेंडर कर चुके हैं, उसका वर्क ऑर्डर जारी कर चुके हैं, उसका सॉइल टेस्ट चालू हो चुका है, और बहुत ही जल्दी वहाँ पर एक नर्मदा का नेटवर्क भी हम करने वाले हैं। इसी तरह इस पूरे क्षेत्र के अंदर सीवरेज के आउटफॉल की भी समस्या है। पूरे बांगड़दा का सीवरेज कहाँ लेकर जाए, तो इसके लिए हमने 2 MR5 के ऊपर लाइनों पर काम चला है। एक काम तो जो अपना टिगरिया बादशाह है, वहां पर हम SPP बना रहे हैं, वहां इसका सारा सीवरेज का नेटवर्क लेके जा रहे हैं। और एक हम यहाँ से किला मैदान के पास में गुप्तेश्वर महादेव के पास में 40 MLD का STP बना रहे हैं। तो इस पूरे सीवरेज को ले जाने का, ये जो आउटर इंदौर है, जो 29 गांव का आया हुआ इंदौर का क्षेत्र है, आज जो शिकायत आई थी गंदे पानी की, तत्काल निगम की टीम वहां पर पहुंच गई थी। वहां रहवासियों से मिले, लोगों से भी मिले, और हमने पूछा भी कि अगर किसी को कोई बीमारी हुई है, कोई इन्फेक्शन हुआ है, तो हमने उसका सर्वे कराने के लिए भी बोला है। हमारी टीम लगातार घूम रही, अभी तक ऐसा कोई व्यक्ति मिला नहीं है। अगर मिलता है तो हम उसकी भी पूरी चिंता कर रहे हैं। ऐसा कुछ लोग इसको भागीरथपुरा जैसी घटना बता के करार देना चाह रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भागीरथपुरा एक बड़ी आपदा थी शहर के अंदर। आज भी हम वहां पर, वो घटनाक्रम हुआ था, उससे सबक लेकर और ज्यादा तेजी से हम काम कर रहे हैं शहर के अंदर। यहाँ पर मुझे अभी तक ऐसा कुछ भी कोई व्यक्ति नहीं मिला जो उसके कारण इफेक्टेड हुआ। प्रॉब्लम है, पुराना बोरिंग है, पुराना सीवरेज का नेटवर्क है। हमने टीम पहुंचकर उसके ऊपर ऑलरेडी काम चालू करके उसको ठीक भी कर चुकी है। निगम के हमारे पूरे अधिकारी वहां पहुंचे थे। जहां बोरिंग का पानी खराब होने की शिकायत आ रही है, वहां पर हमने एक नया बोरिंग करने का आदेश भी दे दिया है। तो हमारी तरफ से हमारी पूरी टीम, सभी अधिकारी लगातार ध्यान रख रहे हैं। अभी तक ऐसा कोई भी वहां पर व्यक्ति हमारी जानकारी में नहीं आया। आपकी जानकारी में अगर कोई आया हो तो आप बताएं, तो हम और ज्यादा तेजी से उसके ऊपर काम करें। तो नहीं बच्चे और वहाँ बात करी, कोई बोल रहे हैं कि कोई गुजरात के अंदर होगा, कोई कहाँ पर होगा, ऐसा कोई मिला नहीं। अगर है तो सारे अधिकारी वहाँ एक घर का सर्वे करने का बोला, डायरिया वगैरह कल शाम में
इंदौर में लगातार बढ़ रही चैन स्नैचिंग की घटनाओं के बीच द्वारकापुरी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एक चैन स्नैचिंग की वारदात का खुलासा करते हुए 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों तक पहुंचने के लिए पुलिस ने 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लाखों रुपए का माल भी बरामद किया है। इंदौर के द्वारकापुरी थाना पुलिस ने चैन स्नैचिंग की एक वारदात का पर्दाफाश करते हुए 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों की पहचान सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की गई। वारदात के बाद पुलिस टीम ने करीब 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों तक पहुंच बनाई। दरअसल गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से करीब 2.5 लाख रुपए कीमत की सोने की चेन, 50,000 रुपए कीमत का सोने का पेंडल तथा वारदात में इस्तेमाल की गई लगभग 1 लाख रुपए कीमत की स्कूटी बरामद की गई है। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी जिस स्कूटी का उपयोग वारदात में कर रहे थे वह परदेशीपुरा क्षेत्र से चोरी की गई थी। पुलिस ने लूटी गई ज्वेलरी खरीदने वाले शुभम रैकवार के खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में पुलिस ने कुल लगभग 4 लाख रुपए का मशरूका जब्त किया है। फिलहाल द्वारकापुरी पुलिस आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है और ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि वे शहर के अन्य चैन स्नैचिंग या संपत्ति संबंधी वारदातों में भी शामिल रहे हैं या नहीं। द्वारकापुरी थाने के बहुत बहुत आभारी हैं साहब। सब आपकी सबकी मेहनत से हमारा चोर पकड़ा गया है, बहुत बड़ी बात है साहब। हम पूरा परिवार, हमारे परिवार पूरे दिल से आभारी है। पुलिस थाना द्वारकापुरी के अंतर्गत 8 जून को एक झूलेलाल मंदिर के पास में घटना हुई थी, जिसमें एक पीड़िता जो सीनियर सिटीजन महिला थी उसको अज्ञात स्कूटी सवार लोगों के द्वारा उसको रोक करके उसकी चेन झपट ली गई थी। पुलिस ने इस मामले में झपटमारी का एक मामला पंजीबद्ध किया था और अज्ञात आरोपियों की तलाश और पतासाजी के लिए काफ़ी बड़ी टीमें बनाई गई थी और इसमें लगभग 200 से भी अधिक ज़्यादा सीसीटीवी की मैपिंग की गई और मैपिंग के आधार पर इसमें आरोपी पहचान किए गए और इस पूरे मामले को द्वारकापुरी पुलिस के द्वारा इसको पर्दाफाश करने में बड़ी सफलता मिली है, जब इसमें 3 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। इसमें जो 2 आरोपी हैं, इसमें एक अभिराज है और अभिषेक है, ये भी उसी एरिया के रहने वाले हैं। जब इनसे पूछताछ की गई है तो पूछताछ में उन्होंने घटना स्वीकार की और घटना के बाद में जो छीना गया जो उनका मसरूका था वो जब्त किया गया। साथ में जो घटना में एक जो स्कूटी थी वो भी इसमें जब्त की गई है। कुल मिला के लगभग 4 लाख का जो मशरूका है वो जब्त किया गया है। और उल्लेखनीय बात इसमें यह भी है कि इसमें जिसने इस पूरे मशरूका को खरीदा था उसको भी इसमें आरोपी बनाया गया है। मामला है इंदौर की भोलाराम उस्ताद मार्ग का, जो कि 2 वर्षीय बच्ची कास्ती का है। 27 तारीख को बालिका को उल्टी दस्त की शिकायत हुई थी। बच्ची को माता पिता पास के दवाखाना है जो कि डॉक्टर अनिल घई चलाते हैं, हेल्थ केयर क्लिनिक नाम से। बच्चे का इलाज डॉक्टर अनिल ने किया, जो कि सिर्फ उल्टी दस्त थी, जो कि गलत इलाज किया गया। बच्चे के पिता का कहना है कि पहले 4 बोतल चढ़ाई गई, उसके बाद बच्चे की तबीयत में सुधार आया और जब डॉक्टर ने छुट्टी दी और छुट्टी देने के पहले जब बच्ची को इंजेक्शन लगाया और हम जब घर लेकर आए तब बच्ची की हालत जरा ज्यादा बिगड़ने लग गई और हम सब परिवार वाले उसे लेकर MY गए, जहां ले जाने के थोड़ी देर बाद बच्ची की मौत हो गई, जिसके चलते हम आज कलेक्टर में आवेदन देने आए हैं। तो कलेक्टर साहब ने इसकी कार्रवाई का आश्वासन दिया है कि जो डॉक्टर है अनिल घई राजा में कितने केस बिगाड़ चुका है और कई जान ले चुका है, लेकिन आज तक इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। लेने आने लगे तो तबीयत ज़्यादा खराब हो गई, हार्ट भी तेज चलने लगता है, हाथ में उंगली चलना बंद कर दी। डॉक्टर बोलता घर ले जाओ ठीक हो जाएगी। घर लेके आए तो हाथ पैर ढीले पड़ गए, तो ढीले पड़ गए। अब उसको दूसरे क्लिनिक लेके गए, उसके क्लिनिक में बोला कि इसको ज़्यादा खराब हो जाता है। चाचा ने वो ले गए, यही वजह से मृत्यु हो गई इसके बाद। आपका परिचय, आपका शुभ नाम? FIR हुई है और उसके बाद भी ये कंटिन्यू ऑपरेशन ऐसे अलग अलग प्रवासियों द्वारा वहाँ के बताया जा रहा है कि गलत गतिविधियाँ वहाँ पर निरंतर कर रहा है। बावजूद फिर अभी हाल ही में 11 मई 2000
26 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी ये आदेशित किया गया कि ये जो पूरा प्रकरण चल रहा है अनिल भाई वाला, उसका पूरा पुनः जांच की जाए और जांच के बाद 2 माह के अंदर उस पर कार्रवाई की जाए। आज भी हमारा यही निवेदन है कि ये क्लिनिक 2 माह की बच्ची की मृत्यु हो गई है, उसके पहले भी इतने आवेदन वहाँ के रहवासियों द्वारा दिए जा चुके हैं, इतनी FIR हो चुकी है, पर वो क्लिनिक आज तक बंद नहीं हुआ है। तो हमारा यही निवेदन है कि जनहित में वो क्लिनिक बंद किया जाए और उसकी जांच हो। जी CMHO पे फ्रेश आवेदन दिया गया था, उन्होंने कहा है कि हम इस पर उच्च न्यायालय के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जी परिचय एडवोकेट कुणाल भवन। धामनोद में मजदूरों से 12-12 घंटे काम कराना बर्दाश्त नहीं। भारतीय मजदूर संघ की 2 दिवसीय प्रांतीय प्रशिक्षण एवं विकास कार्यशाला का समापन रविवार को हुआ। 2 दिवसीय आयोजित इस विशेष कार्यशाला में इंदौर संभाग के 8 जिलों से आए 40 चयनित पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। इधर क्षेत्र के पीथमपुर में कार्यरत मजदूरों के हक अधिकार को समझाया। कार्यशाला के समापन सत्र में स्थानीय मुद्दों को उठाते हुए धारचूला इकाई के जिला मंत्री लोकेश सोलंकी ने बताया कि धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र के श्रमिकों की दयनीय स्थिति पर चिंता जताई। उन्होंने प्रबंधन और प्रशासन पर नियमों के उल्लंघन का सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि फैक्ट्रियों में मजदूरों से जबरन 12-12 घंटे काम कराया जा रहा है। उन्हें सरकार द्वारा तय न्यूनतम मजदूरी और कार्यस्थल पर मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं। चेतावनी दी कि भारतीय संघ इस शोषण को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए संगठन को एक ज्ञापन भी सौंपा। कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करते हुए मजदूर संघ मध्य प्रदेश के अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि ये संगठन साल 1955 से ही देश और मजदूर हित में काम कर रहा है। कार्यकर्ताओं के वैचारिक विकास के लिए ऐसे प्रशिक्षण सत्र रीढ़ की हड्डी है। इस 2 दिवसीय कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य ऐसे कुशल, सजग और प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की टीम तैयार करना है जो धरातल पर उतरकर पूरी ताकत के साथ मजदूर हित की लड़ाई लड़ सके। इस अवसर पर धार जिला उपाध्यक्ष राजू डावर, कोषाध्यक्ष लक्षू लाल अहिरवार, शुभ नारायण द्विवेदी, राजेंद्र पाटिल, बाबू गावड़ और जिला पदाधिकारी ज्योति सावले सहित इंदौर संभाग के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और विषय विशेषज्ञ मुख्य रूप से उपस्थित रहे। धार जिले के कुक्षी तहसील के अंतर्गत ग्राम कड़माल निवासी मनशाराम पिता सुखदेव और उसका बेटा विष्णु पिता सुखदेव के द्वारा आए दिन पत्रकार के घर के सामने आकर गाली गलौज करने पर पुलिस चौकी निसरपुर में विष्णु के खिलाफ मामला दर्ज कर ग्राम कड़माल में शासन की चरनोई की भूमि को अपनी भूमि बताकर कई दिनों से भूमि से अवैध रूप से मोरम और रेत बेचने का कार्य करने वाले विष्णु ने देखा कि जिस जगह से मोरम भरने का कार्य करता उसी जगह से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मोरम भरने पर सीधा पत्रकार के घर पहुंचकर गाली गलौज देने लगा, जिसके बाद पुलिस ने शिकायत आवेदन लेकर पत्रकार के बयान भी करवाए, लेकिन कुछ दिन बाद फिर पत्रकार को जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद पत्रकार द्वारा 6 जून को चौकी में फिर विष्णु के खिलाफ आवेदन देकर जांच की मांग की गई। लेकिन बीती 14 जून की रात के दरमियान विष्णु पिता सुखदेव ने चौराहे पर आकर फिर गाली गलौज की, जिसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग बनाई गई और ऑडियो रिकॉर्डिंग भी, जिसके बाद वहीं से रिकॉर्डिंग चलते हुए चौकी प्रभारी को फोन लगाकर इसकी जानकारी भी दी गई, मगर लगभग 1 घंटे तक गालियां देने और वापस शराब पीकर फिर चौराहे पर आकर गालियां देने के बाद शराबी विष्णु ने पत्रकार के ऊपर पत्थर से हमला कर दिया, जिसमें पत्रकार ने अपना बचाव कर चौकी में रिपोर्ट दर्ज करवाई। अब देखना होगा कि पुलिस इन शराबियों पर आखिर क्या कार्यवाही करती है। कहीं नहीं चलता कहीं लाकड़ी मारे यो का होशियारी बताओ, जो लोग ने होशियारी बताओ सो जाना चलो तो कहीं नहीं कान हाँ तो दादा कहीं रिपोर्ट करने वो अभी कहो मैं कम ना हाँ चल रहने मत जाए हाँ ये जानो लेकिन हम ले जानो रहना चल रहना कोई तो मत कहे बात खत्म हुई रहना कौन पर अपन नहीं जानता जिससे भी होती थी एक ही नहीं आई
अक्कल नहीं है इन्हें, फोकट भस जाएगा तेरा देर पर। सर नमस्ते। नमस्ते। मैं कह रहा था कि वो एक आवेदन आया था ना मेरे पास, मेरे नाम से पहले मेरे को आइडिया नहीं है। अभी क्या हो रहा है कि वो एक आटे 15 दिन पहले एक जगह मैंने मशीन चलाई थी खेत में, तो वो सरकारी जगह थी, तो उसका आवेदन भी मेरे पास आया था, वहाँ चौकी में आया था मेरे नाम से। मैंने बोला था साहब को, साहब ने जांच वाँच सब कर ली थी कि मैंने कहा साहब वो सरकारी जगह थी। अभी ये रोड पे मेरे को माँ बहन की गालियां दे रहा है खुला, ये चौराहे पे जो आवाज सुन रहे हो, इसका वीडियो वगैरह पूरा बना रहा हूँ मैं। वो हो गया था, अपन ने बुलाया था, अपन ने बोला था पावती जमा कर लो जो भी हुआ, भाई सरकारी जगह तो गवर्नमेंट की है वो। उसके बाद मैंने भी दिया था जान से मारने की धमकी का, मेरे को धमकी दी थी, और अभी यहाँ खुली गालियां दे रहा माँ बहन के चौराहे पे, मेन चौराहे पे। मैं अभी भेजता हूँ, वो अभी जरा भीड़ आ गई थी निम्बोल के। मैं आपको वीडियो डाल रहा हूँ सर, है ना। मैं चौराहे पे बैठा हूँ, 4 लोगों के बीच में गालियां दे रहा है। मैं अभी कहीं हाथ नहीं उठा रहा हूँ इसलिए कि फिर बाहर नाटक होगी, ठीक है ना। मैं वीडियो भेज रहा हूँ आपको, है। ठीक है। 20 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके शिक्षकों से उच्च मानक स्तर की परीक्षा लिए जाने के विरोध में मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस संगठन ने आवाज उठाई है। संगठन के पदाधिकारियों ने सरकार के नाम ज्ञापन सौंपकर पुराने नियुक्त शिक्षकों को पात्रता परीक्षा से मुक्त करने की मांग की। शिक्षक कांग्रेस का कहना है कि वर्षों का शिक्षण अनुभव ही शिक्षकों की योग्यता का प्रमाण है और लंबे समय से सेवा दे रहे शिक्षकों को दोबारा परीक्षा के दायरे में लाना उचित नहीं है। ज्ञापन तहसीलदार शिखा सोनी को सौंपा गया, जिन्होंने इसे शासन तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है। संगठन ने सरकार से शिक्षकों के हित में जल्द निर्णय लेने की मांग की है। अपना परिचय दें। आलोक परमार, जिलाध्यक्ष मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस इंदौर। जैसा कि अभी मैडम ने कर्तव्य दिया था, आप इस विषय में और कुछ प्रकाश डालेंगे क्या? सर, टीईटी एग्ज़ाम के टीचर पात्रता परीक्षा एलिजिबिलिटी टेस्ट 2017 के 2009 में इन्होंने शिक्षा के अधिकार अधिनियम लागू किया था। उसके अंदर 2017 में फिर संशोधन करके 9 में जो लागू हुआ था उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था कि आपको टीईटी की एग्ज़ाम देना है, पर 2017 में सरकार ने उसमें संशोधन करके समस्त शिक्षकों को टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट देना कंपलसरी करना। इस मामले में पिछली बार मुख्यमंत्री के द्वारा मैंने रिव्यू पिटीशन भी दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट ने उस रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया है। अब हमारा पास एक ही रास्ता बचता है कि संसद सत्र के अंदर इसको संविधान लाके और 2017 में जो टीईटी के एग्ज़ाम के संबंध में अमेंडमेंट किया था, उस अमेंडमेंट को कैंसिल स्थगित करें या निरस्त करें, ताकि जो शिक्षकों को आज प्रदेश के अंदर 1.5 से 2 लाख और पूरे देश के अंदर 25 से 30 लाख शिक्षक हैं, उनका भविष्य, उनके परिवार का भविष्य संरक्षित हो सके। नहीं, पर एग्ज़ाम के माध्यम से तो सरकार टीचरों का अनुभव ही बढ़ाना चाह रही ना। जिनको जो पद्धति है उसको थोड़ा सा सुधार के लिए ही जो 20-20, 25-25, 30 लोग जो रिटायरमेंट के नज़दीक पहुँच गए, उनकी एग्ज़ाम के थे। और जो एग्ज़ाम दे के आया भाई 2009 के अंदर 2008 और 9 से परीक्षा दे के टीचर बने बहुत से, उनकी फिर परीक्षा लेना। आज कलेक्टर को बोलो कि जिलाधीश को बोलो या एसपी को बोलो कि भैया तुमको फिजिकल टेस्ट देना, वो नहीं दे पाएगा। सिर्फ शिक्षा विभाग पे ही ये लागू क्यों? अन्य विभाग भी तो है, अन्य विभाग के कर्मचारी। हाँ मैम बताएं, आप एक सेकंड मैम बताएं, आप किस समस्या को लेकर यहाँ कलेक्टर कार्यालय आए थे? हम यहाँ पर समस्या टीईटी को लेकर आए हैं। हम 98 से हैं यहाँ पर शिक्षा विभाग में, परंतु आज वापस से हमको वापस एग्ज़ाम देना है। जब जिस समय हमारी नियुक्ति हुई थी उस समय हम और नियम के तहत हुए थे, परंतु आज वापस से हमको परीक्षा देना है, जो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। समस्या ही नहीं है वरन हमारा अपमान भी है शिक्षकगण का। कितना समय हो गया आपको कार्य करते हुए? मैं 95 से हूँ। मतलब आप जो आपकी सदस्य कमेटी है उसमें कितने मेंबर है, उनको कितने मिनिमम कितने वर्ष का अनुभव है? 1.5 लाख लोग हैं लगभग। 30 साल का मिनिमम 20 साल के अनुभवी 25 से ऊपर 30 साल का। मतलब ये तो 30-33 साल के बाद तो रिटायरमेंट का टाइम होगा सर। वो तो हम कम उम्र में लग गए थे, इसलिए अभी हमारे को 10-12 साल और है, नहीं तो हम रिटायरमेंट के टाइम में। अगर यहाँ सुनवाई नहीं होती तो कहाँ जाएंगे? दिल्ली जाएंगे। मैं श्रीमती हेमलता नाचन, नई बस्ती अहिरखेड़ी काकड़ से।
मैम इस संबंध अभी जो ज्ञापन प्राप्त हुआ है इसके संबंध में ये जो मेल करा दिया जाएगा पीएम ऑफिस में, क्योंकि ये उच्च श्रेणी द्वारा उच्च अधिकारियों द्वारा इनका